इंग्लिश का है तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड में तुमने इंग्लिश की थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, लेकिन उससे तुम्हारे इंग्लिश के मार्क्स कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। ये है तुम्हारी करंट सिचुएशन। हाय, माय नेम इज शुभम पाठक और मेरे बोर्ड एग्जाम में आए थे इंग्लिश में 93 मार्क्स। और मैंने भी तुम्हारी तरह इंग्लिश की पढ़ाई सिर्फ लास्ट के 2-3 दिनों में ही की थी, लेकिन उस टाइम में मैंने हर सेक्शन वाइज वो ट्रिक्स फॉलो की थी जिनसे एग्जैक्टली नंबर आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और मैं जो जो रिसोर्सेज तुम्हें रेफर कर रही हूँ वहीं से पढ़ाई करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर अभी तुम फालतू की स्ट्रैटेजी वीडियोस में लगे तो तुम्हारे 65-75 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारे पेपर में कौन कौन से सेक्शन आने वाले हैं। तुम्हारे पास 4 सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। और ये सीबीएसई का सबसे बड़ा सच है कि 90% से ऊपर बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पे। तुम्हें 3 घंटे मिलने वाले हैं पेपर के लिए, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। रीडिंग सेक्शन को लगाने में तुम्हें सिर्फ 20 मिनट स्पेंड करने हैं बच्चा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होते हैं। अगर तुम 20 मिनट से ऊपर का टाइम ले रहे हो तो मतलब कि तुम्हारा राइटिंग सेक्शन छूट जाएगा। तो रीडिंग सेक्शन पे सिर्फ 20 मिनट्स लगाना है, ग्रामर सेक्शन तुम्हें 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, राइटिंग सेक्शन के लिए मैं तुम्हें दे रही हूं 40 मिनट्स और लिटरेचर सेक्शन के लिए तुम्हें खूब सारा टाइम है, यानी कि पूरे 50 मिनट्स है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग लगभग तुम्हारा 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए और लास्ट का आधा घंटा होना चाहिए तुम्हारे पास पेपर को रिवाइज करने के लिए। अब अगले 2 दिनों में जब भी तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो इंग्लिश का, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम इसी शेड्यूल के साथ फॉलो कर रहे हो। और ये मत सोचो कि मैम 30 मिनट्स की रिवीजन थोड़ी होती है, 15 मिनट में रिवीजन हो जाती है। बच्चा जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तब पेपर में जाके 15 मिनट बचेंगे तुम्हारे हाथ में। तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। डे 1 पे तुम्हें रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन पे फोकस करना है। इसमें से कोई भी लेफ्ट ओवर टॉपिक तुम्हारा डे 2 पे नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारा सिलेबस कभी भी टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जो तुम्हें किसी भी YouTube वीडियो में नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा टीचर कहते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहिए। कुछ टीचर कहते हैं कि पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहिए और फिर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। मैं तुम्हें बोलूंगी कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका टाइम सीबीएसई तुम्हें फ्री में अलॉट करता है। देखो हर एग्जाम से पहले ना तुम्हें 15 मिनट दिए जाते हैं गाइडलाइंस को पढ़ने के लिए, लेकिन वो गाइडलाइंस सीबीएसई तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है। ये रही वो गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस को अगर तुम क्लास 10 इंग्लिश के पेपर से पहले 2 बार ऑलरेडी पढ़ के चले जाओ तो वो जो 15 मिनट तुम्हें इनके लिए मिलते हैं ना, तुम उसे स्पेंड कर पाओगे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए। और पेपर शुरू होने से ही पहले तो तुम 15 मिनट बचा चुके होगे। तो 15 मिनट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग लगानी है, दोनों की। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने एक और प्रॉब्लम देखी है, बच्चों को ना उसकी थीम समझ नहीं आती, उसका टोन समझ नहीं आता, मैसेज समझ नहीं आता। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा हैक बताने वाली हूं जिससे 100% ऑफ द टाइम तुम पैसेज का थीम बता पाओगे। और इसे करने में ना सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगने वाला है। देखो करना क्या है कि तुम्हारे रीडिंग पैसेज में जितने मर्जी पैराग्राफ आए हो, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उन सबकी पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़नी है। हर पैराग्राफ की पढ़नी है, पूरे पैसेज की नहीं बोल रही हूं। तो जो पहली लाइन होती है ना पैराग्राफ की, वो उस पैराग्राफ में क्या लिखा है उसका इंट्रोडक्शन बता रही होती है, और जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है वो उसका कंक्लूजन बता रही होती है। तो जब तुम पैसेज के हर पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ते हो ना, तो तुम्हें ऑलरेडी समझ आ जाता है कि वो किसके बारे में है, राइटर उस पैसेज से तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। उसके बाद स्टेप 2 में तुम्हें वो वर्ड्स नोटिस करने हैं जो पैसेज में बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे अगर कोई पैसेज डेमोक्रेसी पे है तो डेमोक्रेसी वर्ड बार बार रिपीट होगा, अगर कोई पोल्यूशन पे है तो पोल्यूशन वर्ड बार बार रिपीट होगा। तो इन वर्ड को तुम्हें नोट डाउन करना है, और इन 2 स्टेप्स के साथ तुम्हें 100% ऑफ द टाइम समझ आ जाएगा कि पैसेज की क्या थीम है। हमेशा अपने दिमाग में 2 चीजों को आंसर करना, एक पैसेज किस बारे में है और दूसरा राइटर उस पैसेज से तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। ऑलवेज मेक श्योर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तुम 20 से 25 मिनट्स के अंदर खत्म कर दो। और लेट्स गो टू ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन पे मेरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन आज जो मैं हैक्स बताने वाली हूं ना, वो तुम्हें लास्ट मिनट बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो तुम्हारे ग्रामर सेक्शन में है 5 टॉपिक, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच। टोटल क्वेश्चंस आने वाले तुम्हारे पास 12, उसमें से तुम्हें लगाने हैं 10 क्वेश्चन। अब डे 1 को जब तुम ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम्हें शुरुआत करनी है बच्चा 2 चीजों से, एक है टेंसेस, एक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ये दोनों सेम नहीं होते, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। टेंसेस तुम्हें बताता है कि जो क्रिया है वो कैसे हो रही है और कब हो रही है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड तुम्हें बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले एक टॉपिक उठाना है, उसके तुम्हें रूल्स पढ़ने हैं और फिर उसके तुम्हें क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं। अब मैं 3 हैक्स बता रही हूं टेंसेस से रिलेटेड जो तुम्हें लास्ट मिनट हेल्प करेंगे। पहला है, जब भी तुम्हें कहीं पे भी कोई सेंटेंस में हैबिट दिखे या फैक्ट दिखे तो समझ जाना कि वो सिंपल प्रेजेंट पे दिया हुआ है। दूसरा है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूं, कि जहां पे भी तुम्हें आईएनजी लिखा हुआ दिखेगा मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा, जहां पे भी तुम्हें सिंस वर्ड दिखता है ना, समझ जाना या तो परफेक्ट टेंस है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन बच्चा ये तीनों हैक्स इनफ नहीं है, तुम्हें मेरा ये वाला डिटेल वीडियो जरूर देखना है और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ अब चलते हैं मॉडल वर्ब पे। मॉडल वर्ब की भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन एक चीज जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और हर बार इसमें नंबर कटवा के आते हैं, वो है मे और माइट और विल का डिफरेंस। देखो, जब भी कोई चीज तुम्हें श्योरिटी से पता होती है, लाइक 80% 90% श्योरिटी से पता होती है, तो तुम हमेशा क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे। अगर वो पास्ट टेंस में है तो तुम यूज करोगे वुड। लेकिन अगर तुम्हें श्योरिटी नहीं है, तुम्हें लग रहा है 50% किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है, 50% नहीं है, तो तुम यूज करोगे बच्चा मे। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की होने की आशंका 50% से भी कम लग रही है, आंख बंद करके वहां पे माइट यूज करके आ जाना, एंड यू वोंट बी रॉन्ग।
नाउ डिटर्मिनर्स का तो सिर्फ 30 मिनट्स का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी करा रही हूँ और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी करा रही हूँ। ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में। वैसे तो इसके कई सारे एक्सेप्शन है, लेकिन सबसे बेसिक रूल जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड फॉलो करता है वो है द एस रूल। यानी कि जब तुम्हारे सब्जेक्ट में आगे एस लगा हुआ होता है तो तुम्हारे वर्ब में एस नहीं होता है, और जब तुम्हारे सब्जेक्ट में एस नहीं होता है तो तुम्हारे वर्ब में एस लगा हुआ होता है। जैसे कि गर्ल्स लाइक टू प्ले, गर्ल्स में तुमने एस लगा दिया, इसीलिए वहां पे लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। अगर वहीं पे अ गर्ल होता, अ गर्ल लाइक्स टू प्ले, तो क्योंकि तुम्हारे गर्ल में एस नहीं है तो लाइक के आगे तुमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसे बोलते हैं बच्चा एस रूल। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। और जब तुम ये सब कुछ प्रैक्टिस कर चुके होगे ना, डिटर्मिनर्स, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इवन योर टेंसेस, तो तुम्हारे लिए रिपोर्टेड स्पीच वैसे भी बहुत मक्खन हो जाएगा। इसके कुछ 5-6 रूल्स होते हैं बच्चा इंपॉर्टेंट। इन सब में से सबसे टफ तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें वो रूल्स आते हैं ना, तुम्हारा कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए किसी रैंडम बुक को उठाने से अच्छा है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने पिछले 10 साल के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे वो आंसर सहित पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर और कुछ भी नहीं प्रैक्टिस करने का टाइम है तो उन्हें प्रैक्टिस कर जाना और तुम्हारा ग्रामर सेक्शन सॉर्टेड हो जाएगा। तो डे 1 को तुमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सेक्शन को निपटा दिया। अब आते हैं डे 2 पे। तुम्हें राइटिंग सेक्शन करना है और सारी की सारी पोएम्स करनी है। पर पहले राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें आ रही है, एक आ रहा है फॉर्मल लेटर और दूसरा आ रहा है एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर में कैसे पूरा नंबर ला सकते हो? बहुत ही आसान है। राइटिंग सेक्शन में अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है ना तो ऑलरेडी तुम्हें 2-3 नंबर मिल जाते हैं। मेन बॉडी में बहुत ही कम मार्क्स होते हैं, इसलिए सबसे पहले तुम्हें फॉर्मेट पे ध्यान देना है बच्चा। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही इजी सा सेंटेंस बनाया हुआ है, इसका रट्टा मार लो, फॉर्मेट कभी तुम्हें भूलेगा ही नहीं। सुन दोस्त, डेटा का रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ। सुन का मतलब है सेंटर का एड्रेस, दोस्त का मतलब है डेट, डेटा का मतलब है डेजिग्नेशन, तुम्हारे एडिटर की डेजिग्नेशन। उसके बाद रिचार्ज का मतलब है रिसीवर का एड्रेस, अगर नहीं लिखा है तो इमेजिनरी एड्रेस बना के डाल देना। और सक्सेसफुल का मतलब है कि तुम्हें सब्जेक्ट लाइन डालनी है वहां पे, और इसके बाद तुम्हारी मेन बॉडी आएगी, लास्ट में तुम्हारे सैल्यूटेशन के साथ तुम्हारा नाम आएगा। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो वही नाम डाल के आना है, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं डाला है तो अपना नाम डाल के आना है। अब 95% से ऊपर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है सब्जेक्ट लाइन बनाने में। अगले 30 सेकंड में मैं तुम्हें एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ कि आज के बाद किसी लेटर का सब्जेक्ट में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि लेटर किस बारे में है, और दूसरा क्वेश्चन है कि तुम लेटर से क्या आउटकम चाहते हो। मतलब लेटर अगर तुम्हें लिखने को बोला है तो क्या आउटकम निकलवाना चाहते हो। या तो तुम एडिटर को लेटर लिख रहे होगे कोई चीज रिक्वेस्ट करते हुए, या फिर तुम एडिटर से किसी चीज की कंप्लेन कर रहे होगे। तो ये 2 क्वेश्चन जब तुम आंसर कर देते हो तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन बन जाता है। और हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट लाइन हमेशा एक लाइन के अंदर होना चाहिए और कम से कम शब्दों में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि तुम्हें एडिटर को लेटर लिखना है, तुम्हारे एरिया में ना स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई, और इसी से तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन बड़ी सिंपल सी बन जाएगी। सबसे पहली बात तो तुम एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन शुरू होगी रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्ट। और तुम रिक्वेस्ट करो अपने एरिया में लाइट की इंस्टॉलेशन के लिए, तो तुम क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन माय एरिया। अगर क्वेश्चन में तुम्हारे एरिया का नाम मेंशन है तो सब्जेक्ट में भी तुम मेंशन करोगे एंड तुम्हारी लाइन कुछ दिखेगी इस तरीके की। तो डे 2 पे जब भी तुम लेटर टू एडिटर प्रैक्टिस करो बच्चा, इस हैक को जरूर याद रखना एंड तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन कभी गलत नहीं होगी। इसके अलावा भी कई बार बच्चों को दिक्कत आती है लेटर को ओपन करने में और क्लोज करने में। इसके लिए भी मैं बहुत सिंपल सा हैक लेके आई हूं। लेटर की ओपनिंग में तुम्हें वर्ड याद रखना है पाव, और लेटर की क्लोजिंग में तुम्हें वर्ड याद रखना है आर्ट। पाव का मतलब है P फॉर पर्पस, O फॉर ओपिनियन एंड W फॉर व्हाई इट मैटर्स। इन 3 चीजों से तुम्हारी ओपनिंग लाइन बनेगी। अभी मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ये सब चमक जाएगा। नाउ आर्ट, क्लोजिंग लाइन के लिए तुम्हें आर्ट याद रखना है। ए का मतलब है एक्शन, आर का मतलब है रिक्वेस्ट और टी का मतलब है थैंक यू। ये तीनों चीजों से तुम्हारी क्लोजिंग लाइन अच्छे से बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने 2 ओपनिंग लाइन के तुम्हें एग्जांपल दे रखे हैं, तुम चाहो तो यही रट्टा मार सकते हो। अगर तुम्हारा कंप्लेन वाला लेटर टू एडिटर आ रहा है तो तुम सिंपल से याद कर सकते हो, थ्रू दिस लेटर आई विश टू ब्रिंग योर अटेंशन। फिर आगे जो भी दिया हुआ है तुम्हारे लेटर में उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करने लगा। अगर तुम्हारा लेटर टू एडिटर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया है तो तुम ये वाली लाइन यूज कर सकते हो, आई एम राइटिंग दिस टू फॉर्मली रिक्वेस्ट, और आगे तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो तुम्हारा पर्पस भी क्लियर हो गया, तुम्हारा ओपिनियन भी क्लियर हो गया, और व्हाई दिस लेटर मैटर्स टू यू, ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई। अब क्लोजिंग लाइन के लिए तुम्हें क्या याद करना था, आर्ट याद करना था। अब यहां देखो, अगर कंप्लेन वाला लेटर आएगा तो तुम सिंपली लिख सकते हो, आई सिंसियरली होप यू विल टेक एक्शन टू रिजॉल्व दिस इशू एट द अर्लीस्ट, और उसके बाद ये वाला सेंटेंस भी लिख के आना है। अगर तुम्हारा रिक्वेस्ट वाला लेटर है तो तुम लिख सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट एंड पॉजिटिव रिप्लाई टू माय रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये वाला लाइन लिख के आना है। कोई भी फॉर्मल लेटर आए, ये वाली लाइन यूनिवर्सल है, हर जगह चेप के आनी है। द लाइन इज थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। तो इस तरीके की क्लोजिंग से तुमने क्या कर दिया, थैंक यू तो बोला ही, साथ में तुमने एडिटर को बोल दिया कि यार मेरे मैटर पे कोई एक्शन ले लो, और इस चीज के लिए तुमने अच्छे से रिक्वेस्ट भी कर दिया। तो यहां पे तुम्हारा पूरा फॉर्मल लेटर मैंने तुम्हें डिकोड करके दे दिया है। इसको फॉलो करोगे तुम्हारे 5 में से 5 नंबर आएंगे।
अब चलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पे। तुम्हारे पेपर में आने वाला है डेटा, या तो कोई बार ग्राफ होगा, या तो कोई पाई चार्ट होगा, या फिर नॉर्मल कोई पैराग्राफ दिया होगा जिसमें बहुत सारा डेटा होगा और उस डेटा के बेसिस पे तुम्हें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। हर एनालिटिकल पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में तुम पता है क्या लिखते हो? वो लिखते हो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है, यानी कि तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ किस चीज को बिलोंग करता है, किसी इंस्टीट्यूट को बिलोंग करता है, किसी रिपोर्ट के ऊपर है, किसी स्कूल के बारे में, जो भी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं वो तुम सिंपल तरीके से वहां पे लिखते हो। इसमें कोई एनालिटिकल पैराग्राफ की डिटेल्स नहीं आती है, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आती है दैट व्हाट इज इट अबाउट। नाउ आती है तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मेन बॉडी। इसमें तुम्हारे डेटा में जो भी चीजें दी हुई होती है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम इसमें डालते हो। मान लो तुम्हें डेटा दिया हुआ है जिसमें तुम्हें सेक्स रेशियो का कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि लड़कों का कितना ज्यादा और लड़कियों का कितना कम है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स परसेंटेज के साथ, नंबर के साथ तुम्हें कहां पे डालनी है? मेन बॉडी के अंदर डालनी है। उसके बाद आता है तुम्हारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में एनालिटिकल पैराग्राफ तुमसे जानना चाहता है कि तुम्हारा उस डेटा से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, और क्लोज करते वक्त इस सारी चीजों को लेके क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो के ऊपर अगर तुम किसी एनालिटिकल पैराग्राफ को क्लोज कर रहे हो तो तुम बोलोगे दैट द डेटा क्लियरली रिप्रेजेंट दैट देयर इज अ डायर नीड इन आवर नेशन टू इंप्रूव द सेक्स रेशियो सो दैट आवर कंट्री कैन गो अहेड एंड द वुमेन इन आवर कंट्री कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट? इस तरीके का कुछ एक अच्छा सा ओपिनियन तुम लिख दोगे और तुम्हारे पैराग्राफ में लग जाएंगे 4 चांद और सारे नंबर तुम्हारी जेब में। तो डे 2 को तुम्हें 2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और 2 लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज इट। बाकी आधा दिन तुम्हें करनी है बच्चा लिटरेचर सेक्शन की पोएम्स। अब आते हैं बच्चा लिटरेचर सेक्शन पे। 40 नंबर का अकेला तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन आता है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी सेक्शन के हैं, लेकिन इसी सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है पढ़ने के लिए और यही सेक्शन हमारा सबसे ज्यादा टाइम भी लेता है, और इसीलिए ना लिटरेचर सेक्शन सबसे ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर तुम 1.5 दिन के अंदर पूरा लिटरेचर सेक्शन कॉन्कर करना चाहते हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हर चैप्टर की समरीज अभी पढ़ो, हर चैप्टर की अकेले अकेले वीडियो देखो, इतना टाइम नहीं है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि कोई 10 चीजें उठानी है जिसमें चैप्टर्स और पोएम्स इंक्लूडेड हो। ये वो वाले चैप्टर्स और पोएम्स होनी चाहिए जो तुम्हें पूरा साल अच्छे से समझ नहीं आई है, जिनकी तुम्हें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत है, उनकी तुम्हें चैप्टर समरीज पढ़नी है और बाकी सारे चैप्टर्स के तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम पोएम पढ़ रहे हो ना तो उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। पोएम का एक एक वर्ड का तुम्हें मीनिंग भी पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए। बाय द वे एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ये होती है। एनीवे तुम्हें पोएम की थीम भी पता होनी चाहिए बच्चा, और साथ में तुम्हें पोएट का नाम भी पता होना चाहिए। पोएम में अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती हैं तो तुम्हारा कोई भी एक नंबर भी नहीं कटवा सकता है। अब आते हैं तुम्हारे चैप्टर्स के ऊपर। चैप्टर्स की समरी जब तुम पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ही पढ़ना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी मदर टंग में पढ़ लेते हैं चैप्टर की समरीज, और फिर जब पेपर में लिखने बैठते हैं तो उनके दिमाग के सेंटेंसेस कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे होते इंग्लिश में। तो ये गलती मत करो, चैप्टर समरीज तुम पढ़ो ही इंग्लिश में, और ट्रस्टेड वेबसाइट से पढ़ो जैसे कि दीज। फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर तुम किसी की वीडियो देखते हो तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम यहाँ से चैप्टर समरीज पढ़ते हो तुम्हारा 10-10 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर कवर हो सकता है। तो मेक योर पिक। अगर वीडियो से समझ आता है तो वीडियो देख लो, अदरवाइज तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो ना। जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चैप्टर के जो प्रोटैगनिस्ट है उनका कैरेक्टर स्केच, जैसे अगर तुम लेटर टू गॉड पढ़ रहे हो तो उसमें 2 मेन लोग हैं जिनकी बात की हुई है, एक है लेंचो और दूसरा है पोस्ट मास्टर। तो उन दोनों की तुम्हें पर्सनैलिटी के ट्रेस पता होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड अभी अगर तुम लिस्ट बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए चैप्टर वाइज कैरेक्टर के एडजेक्टिव्स की लिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसका तुम्हें डे 3 को रट्टा लगाना ही लगाना है, ताकि पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अपने कैरेक्टर के बारे में तुम अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लिख पाओ और एग्जामिनर को समझ आए कि तुम्हें चैप्टर अच्छे से आता है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें कीवर्ड्स पता होने चाहिए, चाहे वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, चाहे वो कैरेक्टर से रिलेटेड है। जब एग्जामिनर तुम्हारा पेपर पढ़ रहा होता है ना, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए वो कीवर्ड्स देखता है। जब तुम पेपर में ये कीवर्ड्स लिख के आओगे तो लास्ट के 15-20 मिनट जो मैंने तुम्हारे रिविजन के लिए रखे हैं उसमें तुम्हें इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, एग्जामिनर को देखना ही पड़ेगा कि हमने ये कीवर्ड्स लिखे हैं बच्चा, लेकिन मेक श्योर अगर तुम कीवर्ड के मीनिंग को अच्छे से जानते हो तभी वो कीवर्ड लिखना। कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कीवर्ड लिख के आ जाते हैं और वहां पे उनके कट जाते हैं नंबर। तो डे 2 को इवनिंग में तुमने सारी पोएम्स कर ली और डे 3 को तुमने कर लिया अपना पूरा लिटरेचर सेक्शन, और इस स्ट्रैटेजी के साथ तुम्हारे 95% गारंटीड है। जो भी मैंने फ्री रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आज ही उन्हें डाउनलोड कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।